टॉपिक है आपका हाउ टू क्रिएट मोर, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, ठीक है ना। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का सेकेंड लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, है ना। असंगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को कैसे सुरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए, ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन चलेंगे हम लोग। पीछे से किताब पकड़िए। देखेंगे द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफर जॉब दैट आर मोस्ट साउट ऑफ, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब उपलब्ध होते हैं, लेकिन जितना अपेक्षा होती है, उम्मीद होता है, उतना ज्यादा जॉब प्रोवाइड नहीं होता है, ठीक है। बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। कह रहा है कि संगठित क्षेत्र में जो रोजगार होता है वो बहुत धीरे, कम गति से क्या होता है, प्राप्त होता है, या बहुत कम उसका स्कोप है। किसमें? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। कारण क्या है? स्किल और नॉलेज, स्किल और नॉलेज की कमी होने के कारण ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब की क्या है भाई, बहुत कमी है। दोज हु हैव गेट द स्किल एंड नॉलेज दे कैन गेट अ बेटर जॉब इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। दोज हु हैव अ लैक ऑफ स्किल एंड नॉलेज दे विल नॉट गेट अ बेटर जॉब इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। जिसके पास कला और कौशल ज्ञान की क्या है, कमी है, उनको रोजगार नहीं मिलता है। जिनको पास कला कौशल ज्ञान है, स्किल है, टेक्निकल स्किल है, दे विल गेट द जॉब। आसानी से उनको क्या मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। It is also common to find many organized sector enterprises in the unorganized sector. इसके बाद कर रहा है कि बहुत तरह के ऐसे सेक्टर्स हैं, सेक्टर that declare themselves as an organized sector. ऑर्गेनाइज सेक्टर, ध्यान से समझने की बात है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो अपने आप को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। इट मीन्स दे आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। अगर अपने आप को क्या कर रहे हैं भाई, ऑर्गेनाइज है, तो वो क्या है, रजिस्टर्ड है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन दे आर वर्किंग एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वो अपने आप को कहते हैं, कहते नहीं है, दे आर रजिस्टर्ड, इट मीन दे आर फाइनली ऑर्गेनाइज सेक्टर, बट दे आर वर्किंग एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन काम कैसा होता है उनका, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इट मीन्स व्हाट, यहां पर समझना है, दो चीज बात समझना रही है। वो ऑर्गेनाइज है, दे आर ऑर्गेनाइज, बट दे आर वर्किंग एज अनऑर्गेनाइज। लेकिन काम कैसा करते हैं वो, क्यों भाई? इट मीन्स दे डू नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द गवर्नमेंट। यानी सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों के साथ आंख मिचौली खेलते हैं। यानी कानून के नजर में क्या करते हैं, धूल झोंकते हैं। सरकार को क्या करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। कानून को क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं। इसलिए वो कहने के लिए क्या है, ऑर्गेनाइज, बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, बट दे आर वर्किंग एज अ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन वो काम कैसा करते हैं, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करते हैं। समझ बात आ गई? दे
they adopt such a strategy to evade taxes and refuse to follow law that protect labor. क्या करते हैं, वो ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे टैक्सेस को क्या कर सके, वो बचा सके, और ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे कम वेतनमान में ज्यादा से ज्यादा लेबर से क्या कर सके, काम करा सके. इट मीन्स दे टोटली अवॉइड द लॉ विच इज मेड बाय व्हाट गवर्नमेंट टू बी अ प्रोटेक्ट सेक्टर. एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होने के तौर तरीकों को अवहेलना करते हैं, मानने से क्या करते हैं, मना करते हैं. वो टैक्स बचाने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को कम पेमेंट देकर के ज्यादा से ज्यादा वर्क लेने के चक्कर में वो क्या करते हैं भाई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के तौर पे क्या करते हैं, काम करते हैं. Taxes refuse to follow law that protect laborers. As a result, a large number of the workers are forced to enter the unorganized sector job. कारण क्या है कि जो काम लोग कर रहे हैं कहां पर, those who are working under a organized sector. तो उनको तो ऑर्गेनाइज कहने के लिए है, लेकिन काम कैसा कर रहा है, ये अनऑर्गेनाइज की तरह, यानी शोषण कर रहा है, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, ऑपरेस्ट कर रहा है. किसके साथ, एम्प्लॉयमेंट के साथ, रोजगार युक्त के साथ, जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ शोषण हो रहा है उनका. तो उनका मानना है कि जब हम ऑर्गेनाइज में रहे या अनऑर्गेनाइज में रहे, व्यवहार हमारे साथ कैसा है, अनऑर्गेनाइज की तरह है, तो इसे बढ़िया है ऑर्गेनाइज छोड़ करके कहां पर आ जाओ, अनऑर्गेनाइज में आ जाओ. तो क्या ऑर्गेनाइज में हम जाएंगे, क्यों, किस लिए जाएंगे, बिकॉज so many facilities are provided by the organized sector, but they are not treated equally as the organized sector. लेकिन ये organized sector की तरह क्या करते हैं, काम करते नहीं है. इसलिए most of the employers decided to withdraw the organized sector and join the unorganized sector. बहुत सारे लोगों ने क्या सोचा भाई, organized sector छोड़ दो और कहां पर चलो, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या असंगठित क्षेत्र में ही काम करो, या तो यहां काम करे या यहां काम करे, बात क्या है, बराबर है. अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं तो यहां पर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है हमको. फिर एक बार रिव्यू कर ले रहे हैं. दे आर ऑफ्टन एक्सप्लॉइटेड. उनके साथ क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है. किसके साथ, दोज हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, उनके साथ क्या किया जाता है, एक्सप्लॉइटेड किया जाता है, शोषण किया जाता है. आर नॉट पेड अ फेयर वेजेस. उनके साथ सही तरीके से उनका कीमत भी नहीं दिया जाता. देयर अर्निंग आर लो एंड नॉट रेगुलर. इनका क्या होता है, अर्निंग जो होता है वो रेगुलर भी नहीं होता है. ये सब किसके बता रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बता रहा है. ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. क्या क्या होता है भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, दे आर ऑफ्टन एक्सप्लॉइटेड. कहां पर एक्सप्लॉइटमेंट होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. एंड नॉट पेड ऑफ फेयर वेजेस. उनको सही तरीके से वेतनमान भी नहीं मिलता है. देयर अर्निंग आर लो. इनका कमाई क्या बहुत कम है. एंड नॉट रेगुलर, और रेगुलर नहीं होता है. दिस जॉब आर नॉट सिक्योर एंड हैव नो अदर बेनिफिट. और इसमें किसी भी तरह का जॉब सिक्योरमेंट नहीं है, आपको विशेष प्रकार के कोई लाभ नहीं. ठीक है, फिर भी लोग चाह रहे हैं कि इसको छोड़कर के कहां पर आ जाए, इसमें आ जाए. क्यों, क्योंकि यहां पर भी ऑर्गेनाइज होते हुए भी ये ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन काम कैसा करते हैं, तो अनऑर्गेनाइज की तरह काम करते हैं. सिंस 1990, अब का रहा है 1990 से 1990. Since 1990, it is also common to see a large number of the workers losing their job in a organized sector. कह रहा है कि 1990 के बाद ऐसा देखा गया कि बहुत सारे जो रोजगार युक्त लोग हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या करते हैं, काम करते हैं, वो अपना नौकरी क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, या नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है. किस केस में ऐसा हो सकता है, क्यों ऐसा हो सकता है. These workers are forced to take up job in the unorganized sector. विवश होकर के इनको कहां पे जाना पड़ रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना पड़ रहा है. सेक्टर विथ लो अर्निंग, जहां पर क्या है, बहुत कम कमाई है. Hence, beside the needs of more work, there is also a need for the protection and support of the worker in unorganized sector. यही कारण है कि जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी भी हमें सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा. क्लियर है. इसीलिए टॉपिक पढ़ना है, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर. इनको कैसे हम सुरक्षित करेंगे. नेक्स्ट करा कि हु आर दोज दिस वल्नरेबल पीपल हु नीड्स प्रोटेक्शन.
एक शब्द आया वेल्युरेबल पीपुल, वेन्यूरेबल, वेल्युरेबल पीपुल। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु आर वेल्युरेबल पीपुल। वेल्युरेबल पीपुल कितने तरह के होते हैं, सारे लोग ध्यान देंगे, ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा, अर्बन और रूरल। शहरी क्षेत्रों में वेल्युरेबल ग्रुप का पीपुल का मतलब होता है असहाय समूह, ठीक है। वेल्युरेबल ग्रुप का मतलब असहाय समूह। तो ये जो वेल्युरेबल ग्रुप है, इनको कैसे हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहां पे ये आप सीख लेंगे कि वेल्युरेबल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, असहाय समूह। वेल्युरेबल ग्रुप अर्बन में कौन होते हैं और रूरल में कौन होते हैं। इन द रूरल एरिया द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मोस्टली compromises the landless agriculture labor। इसमें क्या हो जाएगा रूरल में, पहला क्या हो जाएगा, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है। ये पहला हो गया क्या, वल्नरेबल ग्रुप, किसमें, रूरल एरिया में। दूसरा क्या हो गया भाई, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। दूसरा क्या हुआ, स्मॉल एंड मार्जिनल, मार्जिनल फार्मर, ये दूसरा वल्नरेबल ग्रुप हो गया। शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिस्ट सच एज अ वेवर। तीसरा कौन है, वेवर, ठीक है। ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, समझते हैं ब्लैक स्मिथ और गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, वेवर्स मतलब बुनकर। ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, छोटे समूह के किसान, और क्या है, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर। दिस दे आर नोन एज वेल्युरेबल ग्रुप्स इन अर्बन इन रूरल एरिया। क्वेश्चन समझ में आया, समझे क्वेश्चन। हु आर वेल्युरेबल ग्रुप इन रूरल एरिया, हु आर वेल्युरेबल ग्रुप इन रूरल एरिया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, a small and marginal farmer, weaver, blacksmith and goldsmith are the rural what, urban vulnerable group। इनको क्या करना है भाई, इनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना। कैसे किया जा सकता है इनको, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट। तो जब तक सरकार नहीं चाहेगी, टिल वी कैन नॉट प्रोटेक्ट देम, तब तक हम इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स एंड गोल्ड स्मिथ, एक छूटा हुआ इसमें कारपेंटर्स भी आएगा। Nearly 80% of the rural household in India are in a small and a marginal farmer category। कह रहा है कि गांव में रहने वाले 80% जो आबादी है वो और स्मॉल और मार्जिनल पॉपुलेशन है, छोटा सा ये काम करते हैं, किसी का रेंट पर लेकर के क्या करते हैं, जमीन पर खेती बाड़ी करते हैं। दिस फार्मर नीड्स टू बी सपोर्टेड थ्रू एडुकेटिव फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स। इनको क्या किया जाए भाई, ये लैंडलेस एग्रीकल्चर रूरल है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, इनको क्या किया जाए, टाइमली टाइमली डिलीवर ऑफ सीड्स। इनको बचाने का तरीका, प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या है, प्रोवाइड टाइमली डिलीवर ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। ये सब अगर हम उसको क्या कर दे, सही समय से उपलब्ध करा दे, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आंसर समझ में आया। सीड्स एग्रीकल्चर इनपुट क्रेडिट स्टोरेज फैसिलिटीज एंड मार्केटिंग आउटलेट्स, इनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा क्या समझना हमको, हु आर अ वल्नरेबल ग्रुप इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया। यहां पर वल्नरेबल ग्रुप्स कौन है, तो पहला किसके अंतर्गत क्या आएगा भाई, और इन द अर्बन एरिया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन compromises mainly workers in the small scale industries। पहला क्या है, स्मॉल स्केल,
छोटे कारखानों में काम करने वाले कौन? मजदूर। ये क्या है? वनरेबल ग्रुप है। कहां पर? अर्बन एरिया में। दूसरा क्या भाई? कैजुअल वर्कर इन कंस्ट्रक्शन। कैजुअल वर्कर इन कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्यों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर, जिनको रोज हम क्या करते हैं? पेमेंट दे देते हैं। ये क्या है भाई? वनरेबल ग्रुप है। कहां पर? अर्बन एरिया में। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ट्रेड। और चौथा ट्रांसपोर्ट, व्यापार में लगे हुए खुदरा मजदूर और ट्रांसपोर्ट में लगे हुए ट्रक ड्राइवर, खलासी वगैरह जो, ये सब क्या आएंगे? वनरेबल ग्रुप है। कहां पर? अर्बन एरिया में। तो इनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों ने सीख लिया। बाय प्रोवाइडिंग अ टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड, फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट एजेंसी एट द चीफ रेट, हम क्या कर सकते हैं? वी कैन प्रोटेक्ट देम। इनको क्या किया जा सकता है भाई? इनके लिए भी सरकारी क्या कर सकती है? कुछ ना कुछ नियम कानून बना सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। casual worker, transport, etc. and those who work as a street vendor, और भी है भाई। पांचवा क्या है? स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट वेंडर समझते हैं? गलियों में जो सामान को क्या करते हैं? ठेला वगैरह पे लेकर के बेचते रहते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं। हेड लोडर वर्कर्स, छठवा क्या हो जाएगा? हेड लोडर वर्कर, सिर पर बोझ ढोने वाले क्या? मजदूर। ठीक है। सातवां क्या हो जाएगा? रैग पिकर्स। रैग पिकर समझते हैं? कबाड़ी बिनने वाले। ठीक है। ये सब लोग क्या है? वल्नरेबल ग्रुप इन अर्बन एरिया। इनको क्या करना भाई? हमको प्रोटेक्ट करना, यही क्वेश्चन है ना। आंसर आप समझते जा रहे हो। जब भी आंसर लिखेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इन सबका क्या लेना पड़ेगा? नाम लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इन अर्बन एरिया दिस वल्नरेबल ग्रुप्स, इन रूरल एरिया दिस वल्नरेबल ग्रुप्स। इनके बचाने का तरीका ये हुआ और इनके बचाने का तरीका भी सीखेंगे। ऐसे आंसर दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। A small scale industry also need a government support for procuring raw material and a marketing of outputs। कह रहा है कि जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, तो क्या कर रहा है कि रॉ मटेरियल को प्रोक्यूरिंग करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा उपलब्धता में इनको रॉ मटेरियल क्या किया जा सके? उपलब्ध कराया जा सके। जब रॉ मटेरियल मिलेगा तो ज्यादा काम रहेगा, तो काम इसमें काम करने वाले लोगों को मर्जी से मालिक निकाल नहीं सकता है। They need always work, they need always demanded of the market goods, so they need to produce more and more goods. That's why the employment who are working in a small scale industry, they will never throw out from the industry। उनको कभी भी बाहर फेंका नहीं जाएगा। We can protect them। ठीक है। The casual worker in both rural and urban area needs to be protected। इसलिए casual जो भी लेबर है, जो या तो शहर में या फिर गांव में है, अर्बन एरिया में है, पिछड़े जगहों पर, उनको सबको क्या करना होगा? हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। We also find that the majority of the worker from the scheduled caste, scheduled tribe and backward community find themselves in the unorganized sector। कह रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज्यादा कौन से लोग हैं? एससी है, एसटी है, ओबीसी है। सबसे ज्यादा ये लोग कहां पे काम करते हैं भाई? अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इसके साथ क्या किया जाता है भाई? डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है। इनके साथ क्या किया जाता है? बीइंग एससी एसटी ओबीसी, इनके साथ क्या किया जाता है? डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है, भेदभाव भी किया जाता है। इन सारे चीजों को क्या करना होगा? वी नीड टू प्रोटेक्ट। इन सभी चीजों से क्या करना पड़ेगा? इनको बचाने की जरूरत है। Tribes and a backward community find themselves in the unorganized sector besides getting the regular and the low paid work। यहाँ पर रेगुलर इनको क्या मिलता है? काम भी नहीं मिलता
और पेमेंट भी क्या होता है, बहुत कम होता है। गेटिंग irregular and low paid work, these workers also face social discrimination। यहाँ पे लिखा हुआ है सामाजिक भेदभाव का भी इनको क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। Protect and support to the unorganized sector worker in this necessary for the both economic and social development। इसलिए इनको हम किस रूप में मदद करें भाई, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक और सोशल क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। क्लियर हुआ, समझ में आएगा टॉपिक, ये आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, ये भी हम लोग पढ़ लें। नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या है, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स। डिवीजन ऑफ सेक्टर्स तो पढ़ लिया हम लोगों ने। अब जो सेक्टर्स है वो ओनरशिप के आधार पर है ना। यहां पर क्या करा, सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ओनरशिप, लास्ट टॉपिक है ये, सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ओनरशिप। ध्यान से समझेंगे, सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ओनरशिप का मतलब स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र। क्या होगा, स्वामित्व, स्वामित्व आधारित, आधारित क्षेत्र। तो ये स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र कितने तरह के, दो तरह के। पहला कौन सा है भाई, प्राइवेट, और दूसरा क्या है, पब्लिक। बहुत आसान से इसको समझ लो, पहले इंट्रोडक्शन में आराम से समझ लो, फिर हम लोग किताब से देखेंगे। कह रहा है कि सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ओनरशिप मतलब स्वामित्व के आधारित, क्या स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र क्या है। और बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि स्वामित्व है क्या, नहीं समझ में आ रहा है। स्वामित्व का मतलब क्या होगा, मालिकाना हक, मालिक, समझ में आया। यानी मालिक के आधार पर क्षेत्र कितने भागों में बटे हुए हैं, दो भागों में। कौन कौन से, प्राइवेट और पब्लिक। तो पब्लिक का मतलब क्या हुआ, पब्लिक का मतलब, और प्राइवेट का मतलब, प्राइवेट मतलब हो गया निजी, व्यक्तिगत, और पब्लिक का मतलब क्या हुआ, सामूहिक। ठीक है, आंसर क्या होगा भाई, दो शब्दों में आंसर समझ लो। कह सकता है कि व्हाट इज अ प्राइवेट सेक्टर एंड व्हाट इज अ पब्लिक सेक्टर। यहां पर आंसर समझ लो, द सेक्टर which is the sector which is, ठीक है, control and managed by individual is called क्या, प्राइवेट। समझ में आ गया। वे क्षेत्र जो किसके द्वारा संचालित किए जाते हो, वे क्षेत्र जो निजी व्यक्तियों द्वारा, कंट्रोल एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल, व्यक्ति विशेष के द्वारा क्या किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे भाई, प्राइवेट, निजी। इसके अंतर्गत एग्जांपल क्या आ जाएगा, रिलायंस, बजाज, महिंद्रा, है ना। ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्राइवेट है। अब देखो, दिस दे आर ऑल्सो कैपेबल टू प्रोवाइड सर्विसेज। ये क्या करेंगे, हमको ये सेवाएं देंगे, बट दे चार्जेस द हाई अमाउंट, लेकिन उस सेवा के लिए क्या लेंगे, चार्जेस देंगे। दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ द प्रॉफिट, whatever the provided, whatever the services provided by them, they always look after for their profit। अगर कोई ये सेवा देते हैं तो ज्यादा, सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखेंगे, मुनाफा का ध्यान रखेंगे। सपोज दैट कि बिजली पंखा चल रहा है, लाइट में हुआ, अगर ये सरकार किसको हैंड ओवर कर दे भाई,
निजी व्यक्ति को, आपको क्या करना है, बिजली को सप्लाई करना है। तो अभी अगर 7 रुपए यूनिट बिहार सरकार ले रही है आपसे पैसा, तो निजी के हाथ में आएगा, है ना, तो इसका रेट क्या हो जाएगा भाई, यूनिट का बढ़ जाएगा। बहुत सारे चीजें जैसे गैस सिलेंडर हुआ, सरकार जितने में गैस सिलेंडर खरीदती है उतने में हमको देती नहीं है। जैसे खाद हुआ, फर्टिलाइजर्स हुए, जितने पैसे में सरकार हमको खरीदती है उतना पैसा से बहुत कम पैसा पर क्या करते हैं, प्रोवाइड करती है। अब यही सारी चीजें प्राइवेट कंपनी में क्या कर सकती है भाई, प्रोवाइड कर सकती है, बट दे विल चार्ज द हायर अमाउंट दैट वी आर नॉट कैपेबल टू पे, है ना, समझ रहे हो, क्लियर है। उसी तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, पब्लिक का क्या हो जाएगा, द सेक्टर विच इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। वे क्षेत्र जो मैनेज और कंट्रोल किसके द्वारा किया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए, उसको हम क्या कहेंगे भाई, पब्लिक। ठीक है, जैसे मान लो सपोज दैट की एक एग्जांपल है रेलवे, रेलवे सपोज है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, एक एक कंपनी के ओनर्स हैं जिसके सैकड़ों प्लेन है। कभी आप इस बात को सोचे हो कि निजी प्लेन जो है कंपनी वो सैकड़ों है, लेकिन किसी निजी व्यक्ति को आपने सोचा है, देखा है कभी कि रेलवे चलाता हो, उसके रेल है नहीं है, कारण क्या है, कारण क्या है, जो प्लेन सैकड़ों प्लेन रख सकता है, मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, वो किसके अंतर्गत आएगा भाई, प्राइवेट के अंतर्गत आएगा। लेकिन वही व्यक्ति को अगर रेलवे चलाना हो तो क्यों नहीं चलाता है, चलाया जा सकता है ना, लोगों के पास कैपिटलिस्ट है ना, इतने बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो रेलवे को भी क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन कोई नहीं चलाता है। कारण क्या है इसके पीछे, कि भाई रेलवे को चलाने के लिए नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट तक क्या चाहिए, लैंड चाहिए, अपना भूभाग चाहिए, और किसी के पास इतना भूभाग है नहीं। लेकिन आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है कि इंटायर द बाउंड्री ऑफ द नेशन ऑल द रिसोर्सेज आर द गवर्नमेंट रिसोर्सेज, ठीक है। लेकिन सरकार को अगर यहां से यहां ट्रेन चलाना पड़ा, यहां से यहां तक सैकड़ों शहर है, लेकिन सरकार को जरूरत पड़ेगा कि नहीं, यहां से आपको नेसेसरी है रेलवे ट्रैक को ले जाना, तो आपको नोटिस देगा, आपके मुआवजे देगा, आपके जमीन को क्या करेगा, परचेज करेगा और वो ट्रैक बना लेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा आदमी हो जो रेलवे चलाने के कैपेबिलिटी रखता हो, ठीक है ना, अ बिग कैपिटलिस्ट हु इज कैपेबल टू रन द रेलवे, but if you want to buy a purchase of land from the any individual, and if any individual cannot give him or a land, वो दे नहीं सकता, तो वो खरीदने के योग्य नहीं। लेकिन सरकार ये काम क्या कर सकती है, कर सकती है। तो वे सुविधाएं जो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा दी जाए, सरकार के द्वारा दी जाए, द such a facility which is only provided by the government as known as the public फैसिलिटी और पब्लिक सेक्टर। दोनों में अंतर समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है, द फैसिलिटी विच इज ओनली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एट अ चीप एंड रीजनेबल कॉस्ट इज नोन एज अ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। दूसरा से कंपेयर करेंगे किसे, किसे, प्राइवेट से। क्लियर हुआ, हमको पढ़ना क्या समझना क्या, ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं। इसको इंट्रोडक्शन करके छोड़ देते हैं, कल इसको उसके क्लास फिनिश करेंगे, ठीक है ना, कल ये पैक कर देंगे चैप्टर।